सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एचबर बी एस सी। तो आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए क्लास 12 जो कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जिसका कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ दोस्त? फिजिक्स जो कि आपका 12th ये क्लास का है, उसका मैंने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप लोग का 5 से 6 नंबर का ये पक्का फिक्स है। अभी मैं इस वीडियो में 25 क्वेश्चन का सेट करवाऊंगा। इस चैप्टर से 2 वीडियो जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, इस जिसमें कि कुल मतलब कि 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो पहले मैं 25 के ये ऑब्जेक्टिव का हटवाऊंगा, फिर मैं 25 और ये ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो एक सेपरेट ये बना दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिर से मैं शुरू करता हूं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से बिना समय की बर्बादी करते हुए। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बायो-सावर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है दोस्त वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है, तो दोस्त आप लोग जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल अगर कोई मूव करता है तो उसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोड्यूस हो जाता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप आ जाता है, यानी जनरेट हो जाता है। तो वही दोस्त पूछ रहा है कि अगर मूविंग चार्ज यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो ये बायो-सावर्ट लॉ इससे क्या इंडिकेट करता है, यानी बायो-सावर्ट लॉ जो साइंटिस्ट हैं इसमें से क्या ये इंडिकेट करते हैं। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि बायो-सावर्ट लॉ जो होता है, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसमें क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जस्ट लाइक वेलोसिटी v के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है दोस्त, वेलोसिटी v के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि एक करंट लूप ये प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, अगर कोई करंट लूप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, यानी अगर कोई मान लिया जाए, कहने का मतलब तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि अगर कोई करंट लूप को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, या फिर उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी रखिएगा तो पर भी वो टॉर्क और फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि टॉर्क और फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करता है, लेकिन टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाता है, वो हो जाता है कांस्टेंट नहीं रहता, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म में क्या होता है कि टॉर्क का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे टॉर्क का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। दोनों जगह फोर्स ये प्रोड्यूस होता है, उतना ही फोर्स यहाँ पे भी होता है और टॉर्क भी होता है वहाँ पे, चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहे या फिर यूनिफॉर्म रहे। तो आप लोग का इस तरह से आए, आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पहले क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ये बी लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ये होता है टेस्ला, और यहाँ पे जो एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आप लोग निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स का यूनिट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो दोस्त आप लोग का वेबर आता है। क्या आता है दोस्त, वेबर आता है। इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप लोग अगर कोई सर्कुलर रिंग लिए जिसमें कि क्या हो रहा है दोस्त, इलेक्ट्रिक करंट इसमें ये पास हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें से पास हो रहा है आई, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है। तो इसका जो हम लोग पूछ रहे हैं यानी मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट इसका अगर हम निकालें तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इंटू इसका एरिया। क्या होता है, करंट यानी इसमें जो करंट जो पास हो रहा है और इंटू एरिया, जो इसका एरिया जो है ये सब, इसको जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आता है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो इसका जो यूनिट जो हो जाएगा, ये करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर, और एरिया को हम लोग मीटर में लेते हैं, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया इंटू मीटर स्क्वायर, यानी आप लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज यूज इन, यानी वोल्ट मीटर का हमेशा कहाँ पे यूज किया जाता है, किस कौन सा सर्किट में यूज किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि वोल्ट मीटर का जो यूज किया जाता है वो हमेशा पैरेलल सर्किट में यूज किया जाता है, पैरेलल सर्किट। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, यानी पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो आप लोग पहले फॉर्मूला जानिए कि पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पहले क्या होता है। तो पोल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्त वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ। क्या होता है दोस्त, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में मैग्नेटिक लेंथ होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में मैग्नेटिक लेंथ, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग अच्छा से नहीं लिखा है दोस्त, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही जाता हूँ। यानी मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट को आप लोग इसे लिख सकते हैं आई इंटू ए, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का अभी मैं जस्ट फॉर्मूला बताया क्या होता है, करंट इंटू एरिया। और मैग्नेटिक लेंथ का आप लोग आई एल से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त, करंट का क्या हो जाता है यूनिट, यानी करंट को अगर हम आई लिखते हैं और यहाँ पे एरिया को लिख देते हैं एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, और यहाँ पे एल, तो एल एल कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन एल आ जाएगा, यानी एल एल कट जाएगा दोस्त। यहाँ पे एल स्क्वायर है तो एल एल कैंसिल ये हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, यानी आई इंटू एल बच जाएगा। आई इंटू एल कहने का मतलब क्या है, एल यहाँ पे क्या है, यूनिट है मीटर, यानी लेंथ ही है एक तरह का, तो मीटर हो जाएगा। और आई का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो इस तरह से जो आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन, वो आप लोग का एम्पियर मीटर ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द लार्ज रेजिस्टेंस, यानी ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसमें से आप लोग को बताना है कि किसमें लार्ज रेजिस्टेंस पाया जाता है, यानी लार्ज रेजिस्टेंस देखा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो वोल्ट मीटर होता है उसमें क्या होता है, इन्फिनाइट लगभग इन्फिनाइट के लगभग रेजिस्टेंस उसमें होता है। तो इस तरह से आप लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये हम लोग क्वेश्चन सारा कुछ एनालिसिस करके दिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से एनालिसिस करके यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। इसका मैं सब्जेक्टिव भी काट पाऊंगा अलग वीडियो में, ऑब्जेक्टिव सारा चैप्टर का कर पाऊंगा, जो भी आप लोग को मैं बताया था बोर्ड पे कि सिलेबस की इतना दिनों में कैसे आप लोग 90% स्कोर कर सकते हैं। तो वही सब चैप्टर से मैं यहाँ पढ़ाऊंगा और सारा कुछ आप लोग अचीव कर सकते हैं। क्लास 12 में फिजिक्स या केमिस्ट्री या सारा सब्जेक्ट में यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो मैथ हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारा कुछ कीजिए कुछ में। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो आप लोग यहाँ से 90% स्कोर से एबव कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि 90% से एबव स्कोर आप लोग कर सकते हैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में, जो कि मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोग दोस्त अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 यही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी पहला क्या था कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस किस में पाया जाता है। इस बार क्या पूछ रहा है कि लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी इनमें से कौन सा है, इनमें से किस में लिस्ट रेजिस्टेंस पाया जाता है, यानी रेजिस्टेंस नहीं के बराबर होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो कि लिस्ट रेजिस्टेंस पाया जाता है वो आप लोग को एमीटर में पाया जाता है। किसमें देखा जाता है, एमीटर में देखा जाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि एन आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर क्या है या फिर वोल्ट मीटर क्या है, बात इक्वल है। आइडियल वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर में क्या वोल्ट मीटर में क्या देखा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि वोल्ट मीटर का जो यूज किया जाता है वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए किया जाता है और वो पैरेलल सर्किट में लगता है, यानी सर्किट पैरेलल हो तो उसमें वोल्ट मीटर पैरेलल सर्किट में लगता है। तो पैरेलल सर्किट में वोल्ट मीटर लगता है तो उसको वोल्टेज मापने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है इसलिए उसका इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ये हो जाता है जिसमें कि वो करंट नहीं पास करे, यानी उसमें करंट पास नहीं हो। यहाँ पे मैं सर्किट तो नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं होने के कारण, ऐसे मैं पढ़ता हूँ। अगर कोई सर्किट ऐसे है, रुक जाइए दोस्त, अगर कोई सर्किट ऐसे है, मान लिया जाए यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है दोस्त, ये एमीटर सर्किट में यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है दोस्त, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। तो करंट क्या होता है कि इधर पास नहीं करता है, इधर पास नहीं करता क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का वो हाईएस्ट होता है। तो करंट सिर्फ इधर ही पास करता है। यहाँ से तो आई करंट पास कर ही रहा था, यहाँ से वोल्ट मीटर से, ठीक है, आई करंट यहाँ से पास कर रहा था, तो इधर I1 चला जाता है और इधर I2 चला जाता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि इसमें करंट पास होता ही नहीं है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है,
इसलिए करंट सिर्फ इधर ही पास करता है। तो यहाँ से वोल्ट मीटर अपने वोल्टेज को माप देता है कि यानी वोल्टेज को मेजरमेंट आसानी से कर लेता है। तो इस तरह से आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्त वो आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्त कि इफ़ ए करंट फ्लोज थ्रू ए सर्कुलर कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, यानी कोई भी सर्कुलर कॉइल में, सर्कुलर कॉइल कहने का मतलब सर्कुलर कॉइल में अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो अगर हो रहा है सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त राइट हैंड थंब रूल से आप लोग आसानी से इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जो कि आपका जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो सेंटर यानी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो आप लोग के परपेंडिकुलर आएगा, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो कहने का मतलब कि एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ कॉइल, यानी इस तरह से आप लोग का जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। आप लोग राइट हैंड थंब रूल से आसानी से डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। इस तरह से ये चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए चार्ज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेज, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसका कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है और वो चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वहाँ पे करंट बन गया है। जब चार्ज मूव करता है तो वो करंट बन जाता है, यानी करंट वहाँ पे आ जाता है। चार्ज जब स्टैटिक रहता है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन चार्ज जब मूव करने लगता है तो वहाँ पे करंट आ जाता है। जब भी करंट आता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि इफ टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन द फोर्स बिटवीन देम विल बी, अगर दो पैरेलल वायर है, कहने का मतलब कि दो पैरेलल वायर है, ठीक है दोस्त, दो पैरेलल वायर है। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, दो पैरेलल वायर में, रुक जाइए, दो पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्त, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, इसमें जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का लगता है, यानी अट्रैक्शन नेचर का होता है। अगर यही क्वेश्चन में अगर रहता कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्त, आप लोग का जो होता है वो रिपल्सिव नेचर का फोर्स एक्सपीरियंस करता। लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए आप लोग का अट्रैक्टिव नेचर का यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला कि एम्पियर सर्कुलेटर थ्योरम इज एनालोगस टू, यानी एम्पियर सर्कुलर थ्योरम का हम लोग यूज क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ पे हम लोग यानी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ पे हम लोग बायोट सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ पे निकालने के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। तो वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में, कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज मतलब कि कहाँ पे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे गॉस थ्योरम में, इसका गॉस थ्योरम के अनुसार से इसको यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो निकालते हैं वो क्या कैलकुलेट जो करते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस यानी डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। इसी के नीचे आ जाता है बायोट सावर्ट लॉ इज एनालोगस टू। तो यहाँ पर जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बायोट सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंड यानी एनालोगस होता है, कूलम्ब्स लॉ पे। वहाँ पे क्या होता है दोस्त, वहाँ पे जो होता है ये होता है यानी गॉस थ्योरम पे मतलब कि एनालोगस होता है। यहाँ पे क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ पे एनालोगस होता है। इस तरह से दोस्त ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो होता है टेस्ला होता है। टेस्ला यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है टेस्ला के इक्वल होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर इसको टेस्ला भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17,
द शंट इज यूज विथ ए गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ शंट का यूज किया जाता है, क्यों? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज, यानी आप लोग का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ए डिवाइस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको कि हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, एक डायनेमो जो होता है, एक यंत्र होता है जिसको कि हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोग का जनरेटर में लगा हुआ होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे इंडक्शन उसका कितना होगा? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, वो सूडो वेक्टर क्वांटिटी पे वो होता है, यानी सूडो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तब वो उसका क्या रहेगा, यानी उसका स्पीड जो रहेगा वो दोस्त वो कांस्टेंट रहेगा, यानी स्पीड उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन उसका चेंज होगा लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। स्पीड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं होता। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ए डायनेमो इज समटाइम्स सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट एक्चुअली एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ, यानी एक डायनेमो है जो कि कुछ टाइम्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, तो इट एक्चुअली एक्ट्स ए सोर्स ऑफ, तो वो किस सोर्स के लिए होता है? यानी आप लोग का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से बताना है कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पे कौन सा क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो थर्मोकपल होता है वो आप लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है, थर्मोकपल। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम किस, देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है, साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, a charged particle is moving in a cyclotron. What effect on the radius of path this charged particle will occur when the frequency of the ratio frequency field is double? तो इस तरह से आप लोग का 24 का जो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है? साइक्लोट्रॉन दोस्त किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को उसका वेलोसिटी एक्सीलरेशन एकदम बढ़ा देता है, तुरंत उसका चेंज कर देता है, यानी तुरंत इंक्रीज कर देता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हुए। मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है? किसी भी चीज़ को यानी किसी भी चार्ज को वो सर्कुलर मूव करवाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वहाँ पे क्या काम करता है? साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है दोस्त? साइक्लोट्रॉन जो काम करता है वो आप लोग को यहाँ पे बढ़ा देता है। क्या कर देता है दोस्त? उसके जो रिमेंस रहता है, यानी इट विल रिमेंस, उसका जो वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन उसके बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो रेडियस रहता है उसका इट विल रिमेन अनचेंज, यानी उसका रेडियस चेंज नहीं होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्त बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोट्रॉन, यानी साइक्लोट्रॉन के बारे में इसमें निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो कि साइक्लोट्रॉन होता है वो क्या काम करता है, पहले ही आप लोग को बता दिया कि उसके वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन को पूरा एकदम इंक्रीमेंट कर देता है, पूरा उसके स्पीड को बढ़ा देता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है? इट इज अ मशीन टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल टू इट्स एंड टू हाई एनर्जी, यानी एनर्जी दे देता है उसमें से एक प्रकार का। तो ए ऑप्शन तो आप लोग का सही है, लेकिन आप लोग को पूछना है कि साइक्लोट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी कौन इसमें से फॉलो नहीं करता। तो ए तो फॉलो करता है, ये इस तरह से आप लोग का ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी भी फॉलो करता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यानी साइक्लोट्रॉन यूजेज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी बी ऑप्शन भी आप लोग का सही है। सी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आता है दोस्त, वो आप लोग का क्या होता है कि ये साइक्लोट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, यानी साइक्लोट्रॉन के बारे में ये करेक्ट नहीं बताता है। तो इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाली वीडियो में इसी के साथ, यानी 26 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को मिलूंगा। यही मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का जो कि क्लास 12 का मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ये सब चैप्टर आता है दोस्त। यहाँ से क्वेश्चन सब आता ही आता है। तो यहाँ से 4 से 5 नंबर इतना, ये 25 क्वेश्चन में से आप लोग का फिक्स है, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।